हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त सम्राट पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक रहे। इनका राज्याभिषेक हुआ किलोखरी महल में। उदार निरंकुशवाद के आदर्श को मानने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी यही था, तुर्क सुल्तान था। इसके अलावा तुर्की वर्चस्व और एकाधिकार को समाप्त भी किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला सुल्तान रहा है। मतलब उलेमा के प्रभाव से मुक्त रहा ये। फिर इसका एक सेनापति था जफर खां, जो जिससे मंगोल बहुत प्रभावित हुए और मंगोलों से लड़ता हुआ ये मारा भी गया था। कौन? जफर खां। जफर खां कौन? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों को दबाने के लिए 4 अध्यादेश निकाले। 4 अध्यादेश कौन कौन से थे? उपहार, पेंशन, दान प्राप्त भूमि वापस ले लिया, अधिकारियों से अधिक कर वसूला। ठीक। दूसरी चीज, गुप्तचर विभाग का संगठन बनाया इसने। इसके अलावा फिर मादक द्रव्य और जुआ पर रोक लगाया। और अंतिम जो चौथा इसने अध्यादेश दिया था वो ये था कि सरदार और अमीर की दावत और उनके विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है। तो सरदार और अमीर की दावत, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध इसलिए कि जिससे ये लोग आपस में मिलेंगे नहीं तो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाएंगे, और फिर साजिश नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है। और हम क्या, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इसी ये सब बताते हुए वीडियो को कल इसी पे समाप्त किए थे। आज उसके आगे हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुगलक वंश। कब से कब तक रहा ये? तुगलक वंश रहा है 1320 से 1414 तक। ठीक है। सबसे पहला वंश है गुलाम। वो कब से कब तक है? 1206 से 1284 तक। नहीं, 1290 तक है। ठीक है। दूसरा 1290 से खिलजी वंश 1320 तक है। ये है खिलजी वंश, ये है ये गुलाम वंश। ठीक है। अब तुगलक वंश है 1320 से 1414 तक। मतलब कितने साल तक? 94 साल। अभी जो हमने पढ़ा है इनमें सबसे ज्यादा लंबा टाइम है तुगलक वंश का, फिर उसके बाद गुलाम, फिर उसके बाद खिलजी का है। ठीक है। तो इनका क्रम ऐसे सजाने को आता है। और एक ये भी आता है कि ज्यादा साल, मतलब से ज्यादा शासन समय से लेकर कम की तरफ सही क्रम में मिलान कीजिए, ऐसे होता ना। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि तुगलक सबसे ज्यादा रहे अभी तक। ठीक है। तो गाजी मलिक बन गए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। गाजी मलिक क्या बन गया? गयासुद्दीन तुगलक बन गया। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन? गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और दूसरी चीज, तुगलक वंश का संस्थापक भी था ये। ठीक है। अलाउद्दीन का सेनापति रहा, तुगलक वंश का संस्थापक भी रहा। इसकी माँ जो थी वो जाट महिला थी और पिता इसके थे करौना तुर्क। ठीक है। तो इसके पिता कौन थे? करौना तुर्क थे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी की माता इसकी जाट महिला थी। वैसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है। दीपालपुर का राज्यपाल रह चुका था। राजा बनने से पहले गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो था वो क्या, दीपालपुर का राज्यपाल रह चुका था। फिर मंगोलों के विरुद्ध अभियान करके
उनको खदेड़ा था और मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मंगोलों के विरुद्ध अभियान किया, उनको खदेड़ दिया, फिर उसके बाद इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की, नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। खुसरो शाह, खुसरो शाह के बारे में हमने कल बताया था। ठीक है। तो खुसरो शाह को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। यह ध्यान रखना है कि दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए तुगलक वंश जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने खुसरो शाह को समाप्त किया था। ठीक है। इसने भू राजस्व लगाया। भू राजस्व जो था वो 1/5 से 1/3 भाग था, भाग वो भी अकाल की स्थिति में। अकाल की स्थिति में क्या हुआ, 1/5 से 1/3, तो 1/3 जो था ये अकाल की स्थिति में। अच्छा नहीं, 1/5 से 1/3 तक इसका कर लगाया जाता था भू राजस्व, और अकाल की स्थिति जब होती थी तो उसमें इसने माफ किया है भू राजस्व को। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। कर्मचारियों को मुफ्त जागीरें दी। कर्मचारियों को मुफ्त जागीरें दी। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नस्ल बटाई की प्रथा भी प्रचलित की गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। सिंहासन पे कब बैठा था? 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1320 में। ठीक ना। खिलजी वंश समाप्त होता है तो तुगलक वंश की नींव पड़ती है। ठीक है। इसने एक काम और किया था गयासुद्दीन ने कि अमीरों को जो उनकी जागीरें, जो उनकी संपत्ति, जो उनकी जमीनें थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो ले रखी थी वो अध्यादेश जारी करके वो सब क्या किया, इसने वापस कर दिया, भाई ले जाओ। तो गयासुद्दीन तुगलक हो गए। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान और शिक्षित थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक थे। इन्होंने दीवाने अमीर कोही की स्थापना कृषि की उन्नति के लिए की थी। तो एक प्रश्न ये भी है कि दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था? तो याद रखना है कृषि की उन्नति से संबंधित था। दूसरी चीज, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। दौलताबाद दक्षिण के क्षेत्र में पड़ता है ना, तो राजधानी दिल्ली थी पहले, इसको स्थानांतरित किया दौलताबाद। दौलताबाद क्यों? क्योंकि उसे दक्षिण में भी मजबूत करना था अपने आप को, और दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ऐसे वाक्य अंकित किए। तो अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह और ईश्वर सुल्तान का समर्थक जैसे शब्द किसने अंकित करवाए? तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाए थे। ठीक है। इसके समय में स्वर्ण सिक्के को जो थे हुआ करते थे उनको दीनार बोलते थे। दीनार ये बताया है इब्न बतूता ने। ठीक है। तो इब्न बतूता ने बताया कि स्वर्ण जो सिक्के थे उनको दीनार कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे हैं तो इनकी कुछ चीजें अच्छी भी रही हैं। अब देखिए क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसने बरनी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं लागू की थी। बरनी बताता है, गयासुद्दीन बरनी, क्या नाम? गयासुद्दीन बरनी। ठीक है।
तो ये बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं लागू की थी। ये 5 योजनाएं कौन कौन सी थी, इससे ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाया, दौलताबाद ले गए ना दिल्ली से, तो दोआब में कर वृद्धि किया, देवगिरी को राजधानी बनाया इसने, सांकेतिक मुद्रा इसने जारी की, खुरासान पर आक्रमण किया, कराचिल का अभियान किया इसने। खुरासान और कराचिल का अभियान किया था। ठीक है, चलिए। हिंदुओं का त्यौहार जो होता था होली जैसे त्योहारों में ये शामिल होता था। गैर तुर्क और भारतीय मुसलमान को भी सरकारी पदों पर नियुक्ति दी इसने, जिससे बर्नी ने इसको छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, हमें रसोइया आदि कहकर आलोचना की। गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को भी क्या किया इसने, सरकारी पदों पर नियुक्ति दी, जिससे बर्नी ने इसको छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई या फिर रसोइया कहकर आलोचना की थी। इसकी मृत्यु जो हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बनायूनी जो थे उन्होंने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये था बनायूनी का कथन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, जैसे इब्न बतूता, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के रहने वाले थे, अफ्रीका में पड़ता है, इस समय भी अफ्रीका में ही पड़ता है मोरक्को। ठीक, दिल्ली का काजी था ये इब्न बतूता, दिल्ली का काजी था, सुल्तान का राजदूत बनकर चीन गया था। ठीक है, तो इब्न बतूता के लिए क्या है, मोरक्को का रहने वाला था, काजी नियुक्त किया गया दिल्ली का, फिर राजदूत बनकर चीन भेजा गया इसने। फिर यात्रा वृत्तांत जो है इब्न बतूता की, उसको बोलते हैं किताब उल रहला। तो एक किताब का भी नाम पता चला, किताब उल रहला किसकी, इब्न बतूता की, और कैसी किताब है, ये है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इब्न बतूता बताता है कि डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है यहाँ पे। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनके राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के पास में किया गया। ठट्टा के पास में किया गया, ठट्टा नाम है इसका। ठीक है, और कब किया गया, 1351 में। ये भी ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक जो हुआ ठट्टा के पास में 1351 को हुआ, और फिर उसके बाद एक राज्याभिषेक तो ये हुआ ठट्टा के पास, दूसरा होता है फिर दिल्ली में भी, ये भी 1351 में ही हो रहा है। तो पहले हुआ है ठट्टा में, उसके बाद हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, खलीफा ने फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर, फिरोज शाह तुगलक को खलीफा ने क्या बोला, कौन सी उपाधि दी थी ना, उपाधि दी कासिम अमीर, कासिम अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिनीन किसका नाम था, तो फिरोज शाह तुगलक की उपाधि थी, और दिया था खलीफा ने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। देखिए, लोगों की भलाई के लिए इसने काम किया। फिरोज शाह तुगलक लोगों की भलाई के लिए काम किया, रोजगार दफ्तर भी बनवाए, और काम क्या था, गुण और योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाता था। ठीक है, रोजगार दफ्तर जो स्थापित किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, उसमें था कि गुण और योग्यता के आधार पे उनको रोजगार दिए जाने की व्यवस्था शुरू की इसने। दूसरी चीज, धार्मिक व्यक्तियों को जागीर व संपत्ति दान दी। फिरोज शाह तुगलक ने ही ऐसा किया था कि उसने धार्मिक व्यक्तियों को जागीर व संपत्ति दान दी थी।
आगे है दीवान खैरात। दीवान खैरात क्या था, हमने बताया था हॉस्पिटल है गरीबों का। तो दीवान खैरात में गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था ये दीवान खैरात। और गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था करता था। कौन? मोहम्मद बिन, नहीं, फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया है। फिरोज शाह तुगलक एक पहला ऐसा व्यक्ति था जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बना। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अच्छा, नहीं, दारुल सफा को बोलते खैराती हॉस्पिटल, ठीक है। तो दारुल सफा नाम से दारुल सफा इसने स्थापित किए, जिसको खैराती अस्पताल बोलते हैं। और दासों का शौकीन था ये, दासों का शौकीन था। इसने अलग से एक विभाग बनाया, नाम रखा उसका दीवाने बंदगान। तो दासों का शौकीन था और दीवाने बंदगान नामक विभाग स्थापित किए इसने, ठीक है। फिर आगे लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी इसने, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सब फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। आगे है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये भी हुआ। ये दासों का शौकीन था, तो इसके दास जो थे वो 1.8 लाख हो गए थे, ठीक है। राज्य का मुख्य वास्तुकार जो था किसके? फिरोज शाह तुगलक के। राज्य का मुख्य वास्तुकार था मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना राज्य के मुख्य वास्तुकार रहे हैं। सिंचाई सुविधा के लिए इसने 5 नहरों का निर्माण भी करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने ही। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है? 5 नहरों का भी निर्माण करवाया। सिंचाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए, 50 बांध बनवाए, 30 झील का निर्माण करवाया था। तो 150 कुआं खुदवाए, 30 बांध, नहीं 50 बांध और 30 झीलों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया था, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के ही समय में हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक हक ए शर्ब जो कि सिंचाई कर होता था, इसे लागू करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था। और सिंचाई कर लिया इसने 1/10 भाग। सिंचाई कर 1/10 भाग लिया है इसने, ठीक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ये प्रश्न आ चुका है पहले। दिल्ली के पास में 1200 नए फलों के बाग लगवाए और इसका उद्देश्य ये था कि फलों की गुणवत्ता को सुधारना है। तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास में या दिल्ली के आसपास 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे, ठीक। 2 स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ हैं, मेरठ और टोपरा। तो मेरठ और टोपरा जो अशोक स्तंभ है, ये महल, टोपरा जो है महल और फिराबाद की मस्जिद के पास स्थापित है। कौन? टोपरा। टोपरा जो है महल और फिरोजाबाद की मस्जिद के पास स्थापित किया था, ठीक। बड़ा हिंदूराव दिल्ली में, बड़ा हिंदूराव का हॉस्पिटल है उसके पास लगाया था इन दोनों को, ठीक है। एक टीला उसके एक शिकार आर्केड के स्थान पर लगाया था, ठीक। आगे लोगों की समझ बेहतर करने के लिए लोगों की समझ को अच्छा करने के लिए इसने क्या किया? एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, ठीक। ऐसे ही नासिरुद्दीन महमूद, ये कौन हुई? तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में देखते हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो अंतिम शासक थे
नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक थे। ख्वाजा जहां ने जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की है? नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही ख्वाजा ने जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और खिज्र खां जो था पंजाब का सूबेदार था। खिज्र खां पंजाब का सूबेदार था। नुसरत शाह थे नासिरुद्दीन महमूद के, और नुसरत शाह जो थे उन्होंने फिरोजाबाद में शासन किया था। नासिरुद्दीन महमूद के भाई रहे हैं नुसरत शाह, इन्होंने फिरोजाबाद में शासन स्थापित किया। और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही तैमूरों का आक्रमण हुआ भारत पर, और शासन जो रहा वो दिल्ली से पालम तक ही सिमट कर रह गया था। हमने पहले बताया है कि ठीक है ना, शासन दिल्ली से पालम तक रह गया। हाँ, तैमूर हैं, तैमूर वही जो मोहम्मद इनके समय पे आए हुए थे। नाम है इनका नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर इसने भारत पर आक्रमण किया और शासन दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गया इनका। किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। दौलत खां को पराजित किया तैमूर ने, और तैमूर ने लाहौर का एक सूबेदार बनाया, नाम रखा उसे खिज्र खां। ठीक है, तैमूर द्वारा नियुक्त हुआ। ठीक है, दौलत खां को पराजित करके तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार जो कि खिज्र खां था, इसने 1414 में सैयद वंश की नींव डाली थी। ठीक है ना। अब जैसे सैयद वंश है, सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा है। ठीक है, इसके संस्थापक भी रहे हैं खिज्र खां। ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई है? 1414 से 1451 तक इसकी स्थापना हुई है। और खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की नींव डाली, मतलब खिज्र खां ही थे जिन्होंने सैयद वंश की नींव डाली थी। ठीक है, ये वही खिज्र खां हैं जो तैमूर के सेनापति भी थे। तैमूर के सेनापति थे, क्या नाम था? खिज्र खां। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है, ये चीज हुई। आगे भी है, खिज्र खां के पुत्र को शाह की उपाधि धारण किया था। इसकी पुस्तक रही है तारीख मुबारक शाही। ठीक है ना, तारीख मुबारक शाह की किताब का नाम है। इसमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, और एक चीज है कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी, और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान रहा है अलाउद्दीन आलम शाह। तो यमुना के किनारे ठीक है, यमुना के किनारे क्या हुआ कि इन्होंने मुबारकाबाद की स्थापना करके मुबारक शाह ने की थी। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। ठीक है, और सैयद वंश के बारे में अगर देखें, सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान रहता है वो है अलाउद्दीन आलम शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था
अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 तक चला है। इसको माइनस करेंगे तो 37 ईयर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।